बात करेंगे बच्चों की पत्रकारिता के जन्म या उसके उद्भव और विकास पर दृष्टि डालेंगे। पत्रकारिता मानव के अभिव्यक्ति कौशल का एक सर्वोत्तम स्वरूप है। पत्रकारिता मानव सभ्यता के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। कि जब हम प्रागैतिहासिक युग में जाते हैं तो मानव ने उससे पहले अगर हम जाते हैं तो उसने इशारों से अपनी अभिव्यक्ति दी होगी। फिर उसके बाद गुफाओं में जब आया होगा तो गुफाओं में गुफा चित्र उसने बनाए, निर्मित किए। चिल्लाकर उसने जब अपनी बात को रखा। जब लिपि का आविष्कार हुआ तो लिपि के माध्यम से उसने अपनी बात को संवाद किया, है ना। और फिर उसके बाद लिपि के आविष्कार के बाद ग्रंथों का, पुस्तकों का लेखन हुआ। और जब हम इसको मानते हैं कि मुद्रण कला, जब प्रिंटिंग एज में हम आते हैं कि प्रिंटिंग एज में मतलब जो छपते हैं जो किताब के तौर पर, तो उसका इतिहास बहुत पुराना है। हम इसको ये देखते हैं कि कागज़ का निर्माण के साथ साथ कागज़ का निर्माण हुआ। मुद्रण कला के आविष्कार और कागज़ के निर्माण से ज्ञान के कई रास्ते खुले हैं। और समाचार पत्रों ने विचारों को अभिव्यक्त करने में जो बड़ी भूमिका निभाई है वो इसी मुद्रण से आप इसको देख सकते हैं। और जब पत्रकारिता की हम शुरुआत मानते हैं जो ऑथेंटिक रूप से, उसको हम मुद्रण कला के साथ मानते हैं। जब प्रिंटिंग आर्ट जब से हुआ तो प्रिंटिंग मशीन के ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसमें थोड़ा सा डिबेट है, छिड़ी हुई है, विवाद है और पुष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन पुरातात्विक खोजों से जो हमें जानकारी मिली है कि मुद्रण कला का आविष्कार ईसा की दूसरी शताब्दी में हो गया था। चीन में 175 में ईस्वी सन में ठप्पों के मुद्रित ग्रंथों के कुछ भाग उपलब्ध हैं। और इसके अतिरिक्त 952 में 952 ईस्वी में 1,30,000 पृष्ठों की त्रिपिटक ग्रंथ चीन में मुद्रित होने की बात जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं। और चीन को जो मुद्रण कला का जो खोजक मानते हैं हम लोग। और प्रिंटिंग प्रेस 1440 में 1440 से 1456 में के बीच जर्मनी में स्थापित हुई थी प्रिंटिंग मशीन। और फिर 1466 में फ्रांस में दूसरी प्रिंटिंग प्रेस जो थी लगी। और फिर ग्रेट ब्रिटेन प्रिंटिंग प्रेस निर्माण के मामले में तीसरा ऐसा देश बना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे 1544 में पुर्तगाल में प्रिंटिंग तकनीक और कला का विकास हुआ। भारत में कुछ ही वर्षों बाद संभवतः 1550 में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। गोवा में इसको स्थापित किया गया और यह एक भारत में पहली पुर्तगाली डच भाषा की कंपनी थी, है ना। उसी प्रेस में 1560 में रोमन लिपि में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। और जब दुनिया के आप प्रिंटिंग मशीन लगने के साथ साथ दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। और भारत भी लगातार इस क्षेत्र में प्रगति करता आया हुआ है। भारत में जब ये बताते हैं कि अंग्रेजी जब शासनकाल था उस दौरान में 1780 में बंगाल गजट हिक्के ने निकाला था, जिसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी बोला जाता है बच्चों। देश का एक पहला समाचार पत्र ये इसको माना जाता है। और ये था 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और ये भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना थी। और उस दौरान ये अखबार निकला है। इस अखबार
के साथ साथ जो 1780 में जब ये अखबार निकला था, उसके साथ साथ उसके बाद जो था पत्रकारिता के क्षेत्र में फिर जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने जो संपादक की जिम्मेदारी ली, वो इसके संपादक बने। और हिक्की गजट में हिक्की गजट में आप ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखने पर हिक्की को उसके देश भेज दिया गया, निर्वासन करना पड़ा उनका, और वो निर्वासित हो पड़े। ये एक राजनीतिक और व्यापारिक पत्र था जिसमें विवाद होने पर सरकार ने क्या किया कि उस संपादक को 1781 में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की में एक मुकदमा चलाया और उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ फिर जो उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स जो था उसने प्रताड़ित किया, और तो उसको जेल में इस कारण जाना पड़ा। और फिर तंग आकर फिर 1782 में इसका छापाखाना भी जब्त कर लिया गया। तो इस तरीके से आप हिक्की गजट को देख सकते हैं। मुंबई और चेन्नई से फिर बाद में जो है मुंबई और चेन्नई से समाचार पत्रों के समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो चेन्नई से पहला समाचार पत्र 1785 में मद्रास कोरियर जिसको कहते हैं, और मुंबई से 1789 में बॉम्बे हेराल्ड निकला था। ये एक पहला पत्र प्रकाशित हुआ, मतलब ये आरंभ हुआ। ये उसमें समाचार अंग्रेजी में छपा हुआ करते थे बच्चों, और इसमें विज्ञापन गुजराती में भी हुआ करते थे। मद्रास कोरियर और बॉम्बे हेराल्ड हिक्की गजट के समान उग्र तो नहीं थे, लेकिन कंपनी शासन के पक्षधर भी नहीं थे। तो फिर मुंबई और चेन्नई से आरंभ हुए पत्रों की तुलना में 1791 में कोलकाता से हरकारू निकला, जो एक बहुत प्रभावी जिसको समाचार पत्र माना जाता है। चार्ल्स मैकलिन के संपादन में हरकारू के तेवर भी हिक्की गजट के समान थे, और बंगाल गजट के समान तीखे एकदम तेज तर्रार थे, है ना। फिर उसके बाद जब ईसाई मिशनरियाँ जब भारत में आई तो उन्होंने अपने ईसा मसीह के जो इससे संबंधित जो जानकारियाँ थी, जो उनका ज्ञान था, उसको प्रकाशित किया। एक धार्मिक भावना को लिए हुए पत्रकारिता उस दौर में फिर हुई। और 1821 का जो दौर रहा है बच्चों, राजा राम मोहन रॉय जी ने संवाद कौमुदी के जरिए एक 1821 में संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र निकाला। हिक्की गजट के बाद ये संवाद कौमुदी जो था समाज और सत्ता का ध्यान आकर्षित करता था, है ना। फिर संवाद कौमुदी के बाद एक मिराल उल अखबार फारसी में निकला, और ब्रह्म मैनिकल मैगजीन थी अंग्रेजी में जो निकलता था बच्चों, है ना। फिर ब्रह्म समाज के नाम से संपूर्ण भारतवर्ष में अपना कार्य क्षेत्र मानकर ब्रह्म समाज ने काम किया, है ना। राम मोहन रॉय एक प्रगतिशील और प्रखर विद्वान और एक पत्रकार हुआ करते थे। उनकी निर्भीकता को देखकर, उनके स्वर को देखकर, उनके लेखन को देखकर जो उस समय जो कंपनी शासक थे वो बड़े चौकन्ने हुए, और तो कई जो उनसे खौफ खाया करते थे। तो इस संबंध में सर थॉमस मनरो ने लिखा, मनरो जिनको कहा जाता है, उन्होंने लिखा कि भारतवासियों को प्रेस की आज़ादी देना हमारे लिए ख़तरनाक है। वो ऐसा लिखते हैं, आप लगा लें कि ब्रिटिश दौर में जब कंपनी शासन था तो उनने ये कहते हैं कि प्रेस की आज़ादी देना हमारे लिए ख़तरनाक है। औपनिवेशिक शासन और प्रेस की स्वतंत्रता एक साथ नहीं चल सकते। स्वतंत्र प्रेस का पहला कर्तव्य होगा कि देश को विदेशी शासन से मुक्त कराएं। हिंदुस्तान को प्रेस की आज़ादी दे दी गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बात दिखाई भी देने लगी है। तो उस समय आप लगा सकते हैं
कि संवाद कौमुदी के जरिए जो पत्रकारिता हुई, तो लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति अवेयरनेस आई, राष्ट्रीय एकता के संबंध में, राष्ट्र के लिए एक उठ खड़े होने में के लिए एक जागरूकता आई। तो उसको देखकर उस दौर में ये पत्रकारिता होने लगी। तो राजा राम मोहन रॉय बच्चों एक पत्रकार युग नियंता जिनको हम मानते हैं, एक चिंतक भी थे, विचारक भी थे, ये पत्रकार भी थे। इन्होंने अपनी बात बड़ी मुखरता के साथ और प्रखरता के साथ की। फिर उसके बाद आप देखें कि उदंत मार्तंड एक समाचार पत्र निकलता था, उदंत मार्तंड, जो कोलकाता या वो आप कहें कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल के निर्देशन में ये पत्र निकला, है ना। उन्होंने 1826 को 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड नाम का हिंदी साप्ताहिक पत्र निकाला बच्चों। और जो जुगल किशोर जी थे वो चिंतक भी थे, हिंदी के विद्वान भी रहे, है ना, पत्रकारिता के विद्वान रहे। तो उन्होंने उदंत मार्तंड में लिखा भी था कि हिंदुस्तानियों के हित पहल प्रकाशित हैं जो आज तक किसी ने नहीं चलाया। अंग्रेजी ओ पारसी ओ बंगला में समाचार का कागज़ छपता है, उसका सुख उन बोलियों को जानने वालों को ही होता है और सब लोग पराए सुख सुखी होते हैं। इससे हिंदुस्तानी लोग समाचार पढ़ो समझ लें, पराई उपेक्षा न करें और अपनी भाषा की उपज न छोड़ें। उनका ये कहना था कि अपनी भाषा को न छोड़ें और लगातार काम करें। उदंत मार्तंड जो था बच्चों वो 12 इंच लंबा था और 8 इंच चौड़ा था। 4 पृष्ठों का वो अखबार हुआ करता था। उसके ऊपर एक शीर्षक लिखा रहता था और छंद भी इसमें लिखा जाता था। हालांकि 1827 में उन्होंने इस अंक में इसको बंद कर देना पड़ा, तो उन्होंने उसमें कोई टिप्पणी भी लिखी थी, है ना। फिर और साथ ही साथ अगर हम देखें पत्रकारिता में कंपनी शासन का दमन हुआ, कंपनी शासन ने दमन किया बच्चों, पत्रकारिता का एकदम दमन हुआ। 1799 में आपके प्रेस कानून बने, है ना। फिर 1825 में फिर नया कानून बना। 1799 में तो आपके या उसके बाद गवर्नर जनरल जॉन एडम ने जो कानून बनाए, या फिर उसके बाद की जो प्रेस आयोग जो बने या प्रेस के जो लॉ बने, उसने पत्रकारिता को सीमित कर दिया और कई प्रतिबंध है पत्रकारिता में ला दिए। प्रकाशकों को जेल जाना पड़ा, संपादकों को जेल जाना पड़ा, समाचार पत्र और प्रेस को बंद कर देना पड़ा, है ना। तो जबकि पत्रकारिता तो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी उस दौर में, और उसने अंग्रेज़ों के दांत को खट्टे कर दिया। फिर उसके बाद आदि युग बच्चों, जब हम देखते हैं कि मेटाकॉफ का एक लॉ आता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसको इन पत्रों से बड़ी बेचैनी हुआ करती थी और उनको ये डर था कि कहीं हमारी जो सत्ता है वो उखड़ ना जाए। और लॉर्ड मैकाले ने तो लॉर्ड मैकाले ने 1935 में मेटाकॉफ अधिनियम नाम से एक नया प्रेस कानून का मसौदा तैयार किया, है ना, जिसमें टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा भी कि समाचार पत्र स्वतंत्र होने चाहिए जब तक कि शासन को कोई खतरा ना हो। तो ये बात उन्होंने लिखी कि और अगर शासन को कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर वो बंद हो जाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ इससे लगाया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की जो धार थी इसके बाद कई युगों में वो चली है, जिसका जिक्र मैं आगे की कक्षा में करूँगा।